ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम फैमिली वीज़ा के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ व्लॉग्स में बात की थी, लेकिन बहुत से लोगों के जो सवालात आए हैं और कुछ यहाँ पे जो इस वक्त सूरत हाल डेवलप हुई है कि जो लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को स्वीडन लाना चाहते हैं, शादी के बाद अपने पार्टनर को, अपनी बीवी को या अपने खामद को स्वीडन बुलाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें किन अहम बातों का जो है वो ख्याल रखना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं कि शादी जो है वो बिल्कुल जेन्युइन हुई है और वो अपने पार्टनर को जब स्वीडन बुलाने के लिए माइग्रेशन अथॉरिटी के पास अपना केस जमा करवाते हैं, तो वो उनका केस जो है वो मुस्तरद कर देते हैं और इसके बाद वो अदालत में जाते हैं, तो अदालत में भी जो है वो केस जो है वो मुस्तरद हो जाता है। तो ये एक बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल जो है वो फिर पैदा हो रही है। तो इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शादी के बाद जो है वो अप्लाई करते हैं मिग्राखून्स वर्कत के पास, माइग्रेशन अथॉरिटी के पास, तो उसके लिए आप अगर वो तमाम तैयारी करके केस जमा करवाएंगे तो फिर जो है वो आपका केस खासा मजबूत होगा। और जिन लोगों के केस मुस्तरद हुए हैं उनकी जो वजूहात हैं उन सब की रोशनी में मैं कुछ ये व्लॉग में आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा। एक तो यह है कि यहाँ पे माजी में बहुत से ऐसे वाक़यात स्वीडन में हुए हैं जिसमें वो ये समझते हैं कि बाज़ सूरतों में ज़बरदस्ती की शादी की जाती है, फोर्स मैरिज होती है, खुसूसन बच्चियों के मामले में। और हाल ही में एक केस हुआ भी था, पाकिस्तान से एक फैमिली जो है वो ज़बरदस्ती अपनी बच्ची को पाकिस्तान ले गई, फिर स्वीडिश एम्बेसी ने उस बच्ची को बाज़याब कराया, फिर वो बच्ची यहाँ पे आई और उनके माँ बाप जो है उनको सज़ा भी हुई, यहाँ पे अखबारात में भी आया था। इस तरह के बाकी ममालिक के साथ भी कई ऐसे केसेस हुए हैं और बाज़ सूरतों में वो ये समझते हैं कि शायद सिर्फ स्वीडन आने के लिए जो है वो शादी की जाती है, यानी पैसे लेके जो है वो शादी की जाती है और यहाँ बुलाने के बाद उनका मकसद होता है कि वो यहाँ पे सेटल हो जाएं और वो हकीकी मानों में शादी नहीं होती। इस तरह के भी माजी में कई केसेस हो चुके हैं और जब ये तमाम इस तरह की बातें यहाँ की अथॉरिटीज़ के सामने आती हैं तो उसमें फिर वो कहते हैं ना जी कि गेहूँ के साथ घुन जो है वो भी पिसता है। फिर जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनके लिए भी बहुत से मसाइल जो है वो खड़े होते हैं और उसमें यह है कि ये जो सिलसिला है, जब आप अपने पार्टनर को यहाँ पे बुलाना चाहें फैमिली वीज़ा के लिए, अब हम उन कुछ वजूहात की जानब जो है वो चलते हैं कि जिनकी बुनियाद पे जो वो केसेस हैं वो रिफ्यूज़ होते हैं। एक तो यह है कि शादी का बहुत ज़्यादा जल्दी में हो जाना, यानी लड़की और लड़का जो है वो आपस में कभी मिले नहीं हैं, उनका आपस में कभी राब्ता नहीं हुआ या दोनों ख़ानदान जो हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं मिले और बहुत कम मुलाकातों के बाद अगर वो शादी हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो मामला होता है। दूसरा ये है कि शादी के बाद वो अगर एक दूसरे के साथ ज़्यादा नहीं रहे या मिले नहीं हैं या उनकी मुलाकातों का रिकॉर्ड नहीं है या शादी के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारा, तो ये फिर उस रिश्ते के मजबूत होने के बारे में शकूक और शुबहात जो है वो पैदा करता है और उसमें माइग्रेशन अथॉरिटी ये समझती है कि शायद ये जो रिश्ता जो है वो हकीकत पे मबनी नहीं है, ये सिर्फ वीज़े की खातिर जो है वो शादी जो है वो की गई है। तो इसलिए इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपने वो तमाम जो सबूत हैं वो अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है वो मुंसलिक करने हैं। आपने वो तमाम जो है वो दस्तावेज़ात अपने साथ रखनी है। इसलिए अपने केस को बड़ी मजबूती के साथ जो है वो आपको पेश करना चाहिए और ख़ुसूसन जब आपने इंटरव्यू देना है तो उसकी अच्छी तरह से तैयारी होनी चाहिए। इंटरव्यू में वो ये पूछ सकते हैं कि आप सबसे पहली मर्तबा कहाँ मिले थे? इसमें दोनों के जवाब जो है एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अलग-अलग इंटरव्यू करना है और अगर इंटरव्यू में दोनों फ्रीकैन के जवाब जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे तो ये एक बहुत बड़ा मसला पैदा करेगा कि आप किस शहर में मिले थे या किस तकरीब में मिले थे। मसलन लड़का जो है अगर वो स्वीडन में है और लड़की जो है वो दूसरे मुल्क में है, तो जब लड़की इंटरव्यू के लिए जाएगी तो उससे वो ये पूछेंगे कि आपके जो हस्बैंड स्वीडन में हैं, वो स्वीडन कब गए थे? वो वहाँ पे क्या करते हैं? उनकी तालीम कितनी है? वो कहाँ रहते हैं? उनकी तनख्वाह कितनी है? क्या उन्होंने पहले कोई शादी की थी या नहीं की थी? यानी उनके बारे में वो तमाम तर तफ़सीलात
उनसे पूछ सकते हैं और ये तफसीलात का इल्म होना चाहिए। उनके कितने बहन भाई हैं, वो फॉर एग्जांपल अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो वो पाकिस्तान कब आते जाते रहते हैं, आप कहाँ कहाँ मिलते हैं, आपका किस तरह से राब्ता है, आपका आपस में इसके अलावा क्या ताल्लुकात हैं, वो तमाम जो सवालात हैं वो उनसे पूछेंगे। जो है वो बैकग्राउंड, तो ये पस मंज़र के हवाले से इसमें अक्सर लोग जो है वो गलती कर जाते हैं, यानी उन्हें याद नहीं रहता कि हमारी पहली मुलाकात किस शहर में हुई थी या किस तकरीब में हुई थी, या इसके बाद हमारा आपस में जो है वो मुसलसल राब्ता जो है वो कैसे रहा है, किस तरह से वो मिलते रहे हैं। इसके लिए वो जो तमाम तर गुफ्तगू है आपकी, उसके अगर स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपकी चैट के, उसको आप रख सकते हैं, आप वीडियोज़ हैं या खतूत हैं या इसके अलावा ईमेल्स हैं या वॉइस मैसेजेस हैं, इन तमाम का जो है वो रिकॉर्ड रखना बड़ा ज़रूरी है। और इसके बाद फिर अगर कहीं आप मिले हैं उसके हवाले से भी तफसील, और बाद जहाँ जब आपका रिश्ता तय हुआ है वो किस तरह से हुआ था, आपकी पसंदीदगी से हुआ था, निकाह की तकरीब कहाँ हुई थी, उसमें कितने लोग आए थे, बल्कि वो यहाँ तक दूल्हा से पूछ सकते हैं कि आपकी जो दुल्हन थी उन्होंने कौन सा लिबास पहना था, या दूल्हा ने कौन से जो है वो कपड़े पहने थे, और वो कितने लोग आए थे निकाह में, या बारात में कितने लोग थे, वलीमे में कितने लोग थे, उसका मेन्यू कितना था। इस तरह के बहुत से सवालात पूछ सकते हैं। तो वो तमाम तर सवालात जो हैं, वो तमाम तर तफसीलात हैं, उनको आपने याद रखना है। इसके बाद शादी के बाद आप कहाँ गए थे, हनीमून के लिए कहाँ गए थे, शादी के बाद आप किस तरह एक दूसरे को जो है वो मिलते रहे हैं, आपका आपस में राब्ता कैसा रहा है, और उस दौरान अगर आप मिले हैं तो फॉर एग्जांपल आपने किसी होटल में स्टे किया है, उस की जो बुकिंग है वो आप अपने पास रख सकते हैं। अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है, उस वो जो टिकट है या ट्रैवल का जो सफ़र है, उसकी जो अगर आपके पास कोई सबूत दस्तावेज़ात है वो भी ज़रूर रख सकते हैं। यानी वो एक एक चीज़ जो है वो आपके केस को मजबूत करेगी, और वो एक एक आपसे सवालात करते जाएंगे। अगर दोनों के जो जवाब हैं इंटरव्यू में एक जैसे होंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर दोनों के जवाब जो हैं अगर उनमें फ़र्क आ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ गई। छोटा मोटा मसला ज़ाहिर हो सकता है, यादाश्त का, वो बाज़ का छोटी मोटी चीज़ तो आदमी भूल सकता है, लेकिन बड़ी अगर उसमें कोई गलती हो जाएगी तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम करेगी। फॉर एग्जांपल वो पूछें कि आपके जो है वो शौहर स्वीडन में किस शहर में रहते हैं, अगर आपको उसका इल्म ही नहीं है, उनकी तनख्वाह कितनी है, उनकी तालीम क्या है, उनका जॉब क्या है, वो कितने बहन भाई हैं, तो ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो बड़ी अहम हैं, और ये ना होने की वजह से बहुत से लोगों के जो है वो केसेस रिफ्यूज़ हुए हैं। उसमें वो कहते हैं जी कि हम समझते हैं कि ये जो शादी है ये शायद सिर्फ वीज़ा लेने की खातिर हुई है, या आपस का आपका जो ताल्लुक है वो हम नहीं समझते कि वो वाकई ही जो है वो आप मियाँ बीवी मतलब उस सेंस में है कि आपको उनके पास जाना चाहिए। वो आपके निकाह नामे को या इन चीज़ों को वो उस तरह से नहीं कहेंगे कि हम इसको नहीं मानते, लेकिन वो उस सब चीज़ का जो एनालिसिस करेंगे वो सिर्फ एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं जी कि हम समझते हैं कि ये रिश्ता जो है उस तरह से नहीं है, और हम इससे जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जब आप अप्लाई करें तो यहाँ पे सिर्फ शादी काफ़ी नहीं है, बल्कि रिश्ता साबित करना जो है वो ज़रूरी है। अगर आप ये तमाम चीज़ें अपने पास जमा रखते रहें, आप समझें कि आपने इस केस की पूरी तैयारी करनी है, और वो तमाम चीज़ें जब आपके जब पास होंगी तो उससे फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा नहीं होंगे। अच्छा, इस सिलसिले में वो ये कहते हैं कि शादी से पहले एक-दूसरे के साथ बातचीत होना ज़रूरी है। यहाँ पे बाज़ फैसलों में उन्होंने लिखा है कि हमें पता है कि बाज़ कल्चर्स में लड़की-लड़का बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ नहीं मिलते, जैसे यहाँ यूरोप में होता है, लेकिन फिर भी एक-दूसरे के साथ बातचीत करना, फ़ोन करना या आपस में गुफ्तगू करना ये तो मुमकिन है। यानी ये बिल्कुल ही अगर अजनबीयत अगर हो तो फिर उनके लिए जो है वो मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यानी जब आपने एप्लीकेशन अपनी माइग्रेशन अथॉरिटी के पास जमा करानी है तो मुकम्मल तैयारी के साथ, मुकम्मल सबूतों के साथ, तमाम चीज़ों के साथ आपने जमा करवानी है। दूसरा ये है कि जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसकी मुकम्मल तैयारी करें, दोनों आपस में बातचीत करें, दोनों एक-दूसरे से सवालात पूछें, उन चीज़ों को लिख लें ताकि उन चीज़ों में किसी किस्म की भी जो है वो गलती ना हो। क्योंकि माइग्रेशन अथॉरिटी जो फ़ैसला कर देती है
عمومی طور پہ جو وہی آگے چلتا ہے، یعنی عدالت سے بڑا مشکل ہوتا ہے ریلیف حاصل کرنا۔ تو اگر خدا نخواستہ عدالت سے بھی جو ہے وہ ریفیوزل آ جائے، تو پھر اس صورت میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ انتظار کریں، آپ اپنے اس تعلق کو ثابت کریں، اس میں آپ میل جول کریں، ایک دوسرے سے رکھیں، اور فریش اپلیکیشن جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر آپ دیں تو تب جا کے جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور اس سلسلے میں میں ناظرین سے بھی چاہوں گا کہ اگر وہ اپنے مشورے یا اپنی رائے یا اپنا اس حوالے سے کوئی مشاہدہ ہو تو وہ بھی ضرور لکھیں، تاکہ جو لوگ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں یا مستقبل میں گزرنا چاہتے ہیں وہ ان سے جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکے، اور ان کے لیے جو ہے وہ اس میں سے آسانی کی راہ نکل سکے۔ اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔